हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 11 कर रहे हैं, जो कि है स्टडी ऑफ कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। इस चैप्टर में आपको सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन जानना है और इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब एग्जाम बहुत पास आ चुका है और आपने एक बार तो सारे चैप्टर्स पढ़ ही लिए होंगे अब तक, तो स्टूडेंट्स अब आपका रिवीजन करने का टाइम है। तो देखिए, रिवीजन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है एक चैप्टर में। ऐसा ना हो कि आप एक चैप्टर के लिए 3 घंटे 4 घंटे तक एक ही चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, तो ये इफेक्टिव पढ़ाई नहीं होगा। आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, लेकिन साथ साथ स्मार्ट वर्क भी अब करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये चैप्टर को अराउंड अबाउट 30 से 45 मिनट के बीच कंप्लीट करा दूंगी और मैं वो सारा कुछ पढ़ाऊंगी जो आपका लेटेस्ट सिलेबस 2024 में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड का सिलेबस क्या है, मींस कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है मैन्युफैक्चर बाय कांटेक्ट प्रोसेस। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड जानना है, जिसे हम कांटेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, और इसका आपको इक्वेशन जानना है विद कंडीशन, किस किस कंडीशन पर ये रिएक्शन होगा, वो पर्टिकुलर स्टेप होगा। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, तो जब हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सारा एसिड वाला प्रॉपर्टी शो करेगा, तो वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो उसका बिहेवियर डाइल्यूट से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो वो कैसा बिहेवियर शो करता है, ये सारा कुछ हमें जानना है। ठीक है, तो इनको भी हम डिटेल में जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता है, H2SO4। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल क्यों है इसका कॉमन नेम, क्योंकि ये ऑयल की तरह डेंस होता है, और विट्रियोल इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबसे पहली बार सल्फ्यूरिक एसिड को ग्रीन ऑफ विट्रियोल को हीट करके बनाया गया था। ठीक है, ग्रीन ऑफ विट्रियोल क्या होता है, ग्रीन ऑफ विट्रियोल, तो फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को ग्रीन ऑफ विट्रियोल कहते हैं, .7H2O। ठीक है, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, साथ ही साथ सल्फर का ऑक्साइड, और सल्फर का दो ऑक्साइड मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है, Fe2O3 प्लस SO2 एंड SO3। और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों से ही तो बनता है। SO3 में अगर हम लोग वाटर डिसॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा, और फिर SO2 में फर्दर ऑक्सीजन और वाटर ऐड करेंगे तब भी यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। तो सबसे पहला बार सल्फ्यूरिक एसिड को इस मेथड से बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रियोल है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत ही वैल्यूएबल केमिकल है। ऐसा क्यों, क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, डाई, पेंट, इवन फैब्रिक भी बना सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, बहुत सारी चीज़ इससे बनते हैं। और मतलब बहुत सारे केमिकल्स भी हम बना सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा नाइट्रिक एसिड में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कैसा एसिड होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड होता है। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम है ऑयल ऑफ विट्रियोल। क्यों, क्योंकि ये ऑयल की तरह डेंस होता है, और विट्रियोल इसीलिए क्योंकि इसे सबसे पहली बार ग्रीन ऑफ विट्रियोल को हीट करके बनाया गया था। क्लियर है। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली हमें जितने भी इसमें एटम है सबका एटम के मास का सम कर देना है। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन तो 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 दैट इज 32, प्लस 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, देखिए ये भी इवन है एटॉमिक नंबर, तो 8 इंटू 2 करना है, तो 16 इंटू 4, तो इसको ऐड करेंगे तो 98 U आ जाएगा, ये यूनिट हो गया। एसिडिक प्रॉपर्टीज, तो एसिड है तो एसिड वाला सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। क्लियर है। एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड है तो सार टेस्ट का होगा। ठीक है, स्लाइटली
सारिन टेस्ट। बट हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही कोरोसिव लिक्विड है, कोरोसिव भी है और साथ ही साथ कलरलेस भी होता है, टेस्टलेस भी होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एसिड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड भी हर एक प्रोपोर्शन में वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, soluble in water at all proportion. फिजिकल स्टेट तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो इसे किंग ऑफ केमिकल क्यों कहा जाता है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका बहुत सारा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज को बनाने में। फिर इसका नाम ऑयल ऑफ विट्रियल इसीलिए रखा गया क्योंकि ये ऑयल की तरह डेंस होता है और इसे ग्रीन ऑफ विट्रियल से सबसे पहली बार बनाया गया था। ठीक है, एग्जिस्टेंस के बारे में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत आपको जानना चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, मींस ये किसी भी लिविंग सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम अर्थ में प्रेजेंट है, मींस अर्थ से हम इसे निकालते हैं या फिर हम इसे मैन्युफैक्चर भी करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, तो फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता है ये, और साथ ही साथ कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, मींस किसी सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, जैसे कि बेरियट्स, इसमें क्या होता है बेरियम सल्फेट, तो SO4 है, तो ये कंबाइंड स्टेट में हो गया। जिम्सम, POP जिसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जिम्सम बनता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2। ठीक है, फिर कैरीसाइट, इसका क्या होता है फॉर्मूला मैग्नीशियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। क्लियर है, तो ये कंबाइंड स्टेट में होगा, फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट करता ही है अर्थ में। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड कोरोसिव लिक्विड होता है। अब देखिए इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड नहीं है सिलेबस में, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन आपसे एसिड बेस वाले चैप्टर में पूछा गया है, तो ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी आपको बता दे रही हूँ। देखिए सल्फर का रिएक्शन अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, HNO3 के साथ कराएंगे, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये कैसा एसिड होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर को और बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो H2O भी फॉर्म करेगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिलेगा H2SO4 प्लस H2O प्लस NO2। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि सारा रिएक्शन को आपको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, अगर बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप सही भी लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम लोग ना सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारा यूज़ है इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ को बनाने में, तो इसे हमें बनाना पड़ता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसकी ज़रूरत है, तो इसे ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं इसे इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, अब हम लोग इसको लैब में क्यों नहीं बनाते, क्योंकि बहुत कोरोसिव है, एक्सप्लोजन हो सकता है, इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को लैबोरेटरी में बनाना। क्लियर है, ये मेथड है। और हाँ, बैलेंस्ड करने के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, एक बेसिक सा चीज बता रहे हैं, आपको कोई भी इनऑर्गेनिक का इक्वेशन दिया रहे, आपको उसे बैलेंस करना है, तो आप फोकस करेंगे ऑक्सीजन पे। ठीक है, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को आपको करना है इवन नंबर में। अगर आप ऑक्सीजन को इवन नंबर में कर देते तो बैलेंसिंग बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए आप प्रोडक्ट साइड देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, इवन है, यहाँ पर NO2 इवन है, बट यहाँ पर ऑड है, एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको इवन करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब काउंट करिए, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 और 2 6, यहाँ पे एक ही है, सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करिए, इजी हो गया। अब नाइट्रोजन 6 है तो यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा। अब सल्फर तो एक ही था, ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन लास्ट में, 6 3 जा 18 है, यहाँ पर 4 + 2 + 12, ये भी 18 हो गया बैलेंस्ड एकदम आसानी से। तो आपको क्या फोकस करना है, आपको फोकस करना है ऑक्सीजन पे। क्लियर है। नेक्स्ट है कांटेक्ट प्रोसेस। जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं तो इस मेथड को कांटेक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड हमें बनाना है तो सबसे पहला स्टेप कांटेक्ट प्रोसेस का होता है कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब हमें बनाना है SO2। SO2 हम लोग कैसे बना सकते हैं,
तो जब हम लोग सल्फर सॉलिड लेंगे और इसे जब हम हीट करते हैं तो ये हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, मेल्ट हो गया। अब इसी सल्फर लिक्विड फॉर्म को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का एक और मेथड है, हम लोग लेते हैं सल्फर का ओर। ठीक है, तो जनरली आयरन पायराइट यूज किया जाता है, FeS2। ठीक है, आयरन पायराइट। अब इसका हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे हीट करेंगे तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बन जाता है। तो क्या बनेगा, SO2 प्लस आयरन है, ऑक्सीजन है, तो Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया ना हमें SO2। अब देखिए ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो जितने भी स्टेप्स होंगे सारे स्टेप्स को आपको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। अब बैलेंसिंग के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, आपको फोकस करना है किस पे, ऑक्सीजन पे फोकस करना है, और ऑक्सीजन को आपको कैसे बनाना है, इवन बनाना है। ठीक है, तो और वो भी किस तरफ चेक करेंगे आप, प्रोडक्ट तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, मीन्स इवन है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, ऑड है, तो इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इवन हो गया। अब चेक करिए आयरन, आयरन 4 है, इधर आयरन 1 ही है, 4 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट सल्फर चेक करिए, सल्फर हो गया 8, इधर 1 ही है, 8 से मल्टीप्लाई। अब लास्ट में ऑक्सीजन, मीन्स आपको पहला स्टेप क्या करना है, ऑक्सीजन को इवन करना है। ठीक है, उसके बाद बाकी जितना एलिमेंट्स है उसको बैलेंस कर दीजिए, लास्ट में आ जाइए ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब देखिए इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर हो गया 16 प्लस 6 22 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन 2 ही है, तो 22 करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई हो गया 22, इक्वेशन बैलेंस्ड। अब देखिए जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी होते हैं। ठीक है, अब जो सेकेंड स्टेप है, हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, मीन्स इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उन इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं अलग अलग चैम्बर्स के थ्रू। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम लोग किसी और को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आप मेटलर्जी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जब हम लोग किसी और को, मीन्स मेटल का कोई और को अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं या मिनिमल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड तो हमें मिल गया फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप है प्यूरिफाई। अब हमें प्यूरिफाई करना है SO2 को, इसमें बहुत सारे इंप्योरिटीज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इस गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन एयर भी होगा और इसके साथ साथ इंप्योरिटीज है, तो इंप्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए सबसे पहले हम इसे पास करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं इस गैस के थ्रू। तो क्या होता है, इसमें जो भी सॉलिड डस्ट पार्टिकल है उस प्रेसिपिटेटर के थ्रू प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मींस कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास होता है। ठीक है, अब इससे पास करने के बाद इसमें हो सकता है और भी इम्प्योरिटीज हो, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसे पास करते हैं थ्रू डस्ट चैम्बर। डस्ट चैम्बर में भी क्या होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो कलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको पास करते हैं कूलिंग चैम्बर के थ्रू, मीन्स हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, एयर है, और इसके साथ साथ अगर कुछ और भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे या इम्प्योरिटीज होगी तो उसको हम लोग वाटर से वॉश करते हैं ताकि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाए। क्लियर है। अब कूलिंग चैम्बर से पास करने के बाद देखिए क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ मॉइस्चर भी रहेगा, क्योंकि आप अभी क्या किए हैं, इसे पास किए हैं कूलिंग चैम्बर, मतलब वाटर सप्लाई किए। तो नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग ड्राई करते हैं SO2 को। ठीक है, ड्राई करने के लिए हम लोग ड्राइंग चैम्बर के थ्रू से पास करते हैं। ड्राइंग चैम्बर, ड्राइंग चैम्बर में हम लोग यूज करते हैं ड्राइंग एजेंट, और ड्राइंग एजेंट कौन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये अच्छा ड्राइंग एजेंट है, इसको हम लोग यूज करते हैं, तो जितने भी मॉइस्चर है इसको अब्सॉर्ब कर लेता है और सिर्फ प्योर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस फर्दर पास होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं तो इसमें ज्यादातर आर्सेनिक के पॉइजन होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक का इम्प्योरिटीज होता है। ठीक है, और अगर आर्सेनिक का इम्प्योरिटीज इसमें रह जाएगा तो फर्दर जब हम लोग रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो वो रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमें आर्सेनिक जो भी इम्प्योरिटीज है उसको भी रिमूव करना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग आर्सेनिक पॉइजन चैम्बर के थ्रू इसे पास करते हैं। ठीक है, और इसे पास क्यों करना हमें जरूरी है, ताकि ये जो हम रिएक्शन फर्दर करेंगे उसको अफेक्ट ना करें। क्लियर है। अब नेक्स्ट
ये याद रखिएगा, द मिक्सचर ऑफ SO2 एंड एयर कंटेन इम्प्योरिटीज दैट मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है, फॉर द कैटलिस्ट टू मेंटेन इट्स इफिशिएंसी। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, करने वाले हैं। अब अगर मान लीजिए इम्प्योरिटीज को हम लोग नहीं रिमूव करेंगे तो वो कैटलिस्ट का इफिशिएंसी को घटा देगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मींस हमें ऑक्सीडेशन कराना है SO2 का, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करा के हमें बनाना है क्या, SO3। क्लियर है? और वो भी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, SO2 प्लस O2, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, बनता है SO3। पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन इधर ऑड है। अब इसको इवन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया। लास्ट में ऑक्सीजन चेक करिए, 4 and 2 6 हो गया, और इधर 6 हो गया। इक्वेशन बैलेंस्ड। चलिए अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इट मींस रिएक्टेंट कंबाइन करके प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट फिर से टूटकर रिएक्टेंट बन जाए। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए SO3 चाहिए हमें। तो हमें चाहिए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करे। तो फॉरवर्ड मूव करने के लिए हम सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करते हैं, और ये कंडीशंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में लिखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर हम लोग कितना सप्लाई करते हैं, देखिए अगर हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे देंगे ना, तो फिर हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना वो फिर से रिएक्टेंट में टूट जाए। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं रखते और बहुत कम भी नहीं, कम रखेंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो जो मिनिमम टेम्परेचर जो हम रखते हैं वो 450 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। ठीक है, मीन्स 400 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर कितना रखते हैं, देखिए इधर कितना मोल है, तो 2 and 1 टोटल 3 मोल है। इधर पार्टिकल्स 3 है और इधर कितने हैं, 2 है। तो देखिए जिधर मोल कम होता है, अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो वो रिएक्शन जिधर मोल कम है उधर मूव करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस रिएक्शन में अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे, 1 atm तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, बट अगर हम लोग उसमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरह मूव करेगा। ठीक है, और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेशर हम लोग रखते हैं यहाँ पर 2 atm। अब नेक्स्ट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, मींस हमें कैटलिस्ट की जरूरत है। यहाँ पर जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं या तो प्लैटिनम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में इफिशिएंट तो होता है प्लैटिनम, लेकिन हम लोग यूज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे 2 रीजन है, क्वेश्चन आ सकता है। पहला रीजन कि प्लैटिनम एक्सपेंसिव है, और दूसरा रीजन है कि प्लैटिनम जो होता है ये अफेक्ट हो जाता है बाय आर्सेनिक, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ आर्सेनिक इम्प्यूरिटीज रहे अभी भी, तो ये अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उससे अफेक्ट नहीं होता, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड होगा और इफेक्टिव रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अफेक्टेड बाय आर्सेनिक, ये 2 रीजन के कारण हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। लास्ट कंडीशन ये है कि हम लोग यहाँ पर एक्सेस में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। एक्सेस में ऑक्सीजन क्यों सप्लाई करते हैं, देखिए अगर हम लोग ऑक्सीजन एक्सेस में सप्लाई करेंगे तो ये नेचर का लॉ है कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है, रिएक्टेंट तरफ अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, चाहेगा कि इधर भी ऑक्सीजन ज्यादा रहे, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है, ये सेकंड प्रोसेस समझ में आ गया। सेकंड है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू गिव सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसका क्या नाम हो गया, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए SO3 का हमें एब्जॉर्प्शन कराना है, मीन्स अब हम लोग इसको पास करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में। और किसमें हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन कराते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड में। देखिए हमें बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं,
तो इसके पीछे तो हमें क्या मतलब ही क्या रह जाएगा अगर हमें सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाना है और उसी का यूज ही करना पड़े। तो ये आप थोड़ी देर में समझेंगे कि क्यों हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और कुछ ना कुछ एफिशिएंट होगा रिएक्शन, तभी ये रिएक्शन हम कराते हैं। देखिए क्या है ना कि देखिए ये आप पढ़े होंगे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को सिंपली अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप इसे इंडस्ट्री में बना रहे हैं, इंडस्ट्री में बना रहे हैं इट मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बना रहे हैं। और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही कोरोसिव है और ये रिएक्शन आपको पता है ना कि अगर ये क्या है एसिडिक नेचर का है, इसमें अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर डाल देंगे तो एक्सप्लोजन हो सकता है, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसी को बचने के लिए हम लोग वाटर की जगह यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। यहाँ पर हमें लेना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो सिंपली आपको ऐड कर देना सबको। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट H2S2O7। ठीक है, ये हो गया H2S2O7। इसको हम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं या फिर ओलियम कहते हैं। क्लियर है। अब ये कैसे बना, तो देखिए अगर हम लोग 2 सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और इसमें वाटर को हटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे तो वाटर हटाएंगे तो यही बनेगा फॉर्मूला। या फिर सिंपली आप ये याद रखेंगे कि ऐड कर देना H2S2O7 ओलियम बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसका एब्जॉर्प्शन, इसको हम डाइल्यूट करते हैं, मींस इसमें अब हम लोग वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, H2S2O7 को अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ से मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इसमें हमने वाटर हटाया, H2H2SO4 मॉलिक्यूल लिए, इसमें वाटर हटाए तो हमें ओलियम मिला। अब हम लोग इसी का रिवर्स कर रहे हैं, मीन्स इसमें हम लोग ऐड कर दे रहे हैं वाटर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का 2H2SO4, तो मिल गया हमें सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप सल्फ्यूरिक एसिड ही बना रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड में ही आप एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो इससे हमारा क्या फायदा हुआ। तो एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर हम 1 वॉल्यूम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड स्टेप में हमें क्या मिल रहा है, 2 वॉल्यूम मिल रहा है, मीन्स 1 का डबल, 2 का 4 टाइम्स ऐसा मिल रहा है ना। तो ये यूजफुल ही हुआ कि 50 वॉल्यूम लेंगे तो 100 वॉल्यूम हमें मिलेगा। क्लियर है, तो ये स्टेप है, टोटल प्रोसेस आपको याद रखना है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, S+O2 SO2। नेक्स्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन कराते हैं। प्यूरिफिकेशन इसीलिए कराते हैं ताकि जो कैटलिस्ट है वो उसका एफिशिएंसी मेंटेन रहे। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं, SO2 का बनता है SO3। इसमें कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ये चारों कंडीशन आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। फिर है स्टेप 4, इसमें हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं SO3 का सल्फ्यूरिक एसिड में। अगर हम लोग वाटर में कराएंगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज करते हैं। तो यहाँ से बनता है ओलियम और इसको फिर हम लोग फर्दर डाइल्यूट करते हैं तो हमें मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड और 1 का डबल मिल रहा है हमें। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये था कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब ये सारे कंडीशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अभी टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, एक्सेस ऑक्सीजन क्यों सप्लाई करना है और सुटेबल कैटलिस्ट। क्लियर, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड लेना है। नेक्स्ट, ये पूरा डायग्राम है, ये पूरा स्टेप्स नहीं आएगा, आपसे केमिकल इक्वेशन पूछा जाएगा विद कंडीशंस, फिर भी आप देख लीजिए। पायराइट लिए, एयर लिए, फिर डस्ट चैम्बर से इसको पास किए, फिर कूलिंग से वाटर से इसे पास किए ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद ड्राइंग टावर में हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड, तो जो भी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर फर्दर पास होगा SO2 एंड O2। फिर इसके पास करते हैं आर्सेनिक प्यूरीफायर से, इसमें क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजन जो होता है, इम्प्यूरिटीज होता है, वो रिमूव हो जाता है। फिर फर्दर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन सल्फर डाइऑक्साइड का, तो बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर इसका हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, तो बनता है ओलियम, और इसे फर्दर डाइल्यूट कराएंगे तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस इस एसिड में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। अब वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो H+ आयन भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है एसिड
एक्वस सॉल्यूशन में मींस वाटर में H प्लस आयन देता है, यानी कि अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है यानी कि ज्यादा H प्लस आयन होगा, ज्यादा H प्लस आयन होगा मींस वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन का अमाउंट ज्यादा होगा। अब बात करें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर वाटर है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर H प्लस आयन रिलीज नहीं होगा, बहुत कम अमाउंट में होगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट एक्ट एज अ वीक एसिड। ठीक है, देखिए इसका कहने का क्या मतलब, देखिए आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये इस तरह का है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, इसके पास भी 2 लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे भी है। अब देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। आपको पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फोन सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, तो ऑक्सीजन का भी ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इट मींस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा ज्यादा, यानी कि इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे भी पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है जिससे बॉन्ड बना है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो तो उस पर नेगेटिव चढ़ता है उसके सर पर, यानी कि डेल नेगेटिव होगा और इस पे डेल पॉजिटिव होगा। डेल मतलब पार्शियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयनिक बॉन्ड तो है नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखिए अब ये H प्लस को लेने वाला अगर कोई है तो कौन हो सकता है? अब मान लीजिए इस एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं, ठीक है, वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे, तो देखिए वाटर है, कैसे बनता है, यहाँ पर अगेन ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव वाले, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस आयन बना। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए ये केस हो गया डाइल्यूट एसिड का, तो यहाँ पे आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड है, वाटर में डिसॉल्व होगा तो H प्लस आयन देता है, दैट इज हाइड्रोनियम आयन देता है, और ये ज्यादा देगा क्योंकि डाइल्यूट है, मींस वाटर का अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि H प्लस को अट्रैक्ट करने के लिए कौन है? H2O है। लेकिन जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो यहाँ पे वाटर है ही नहीं, तो इसको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर H प्लस आयन ज्यादा नहीं रिलीज होता है, इसीलिए ये एक्ट करता है एज अ वीक एसिड। आई होप ये क्लियर होगा। और अगर हम बात करें इसकी बेसिसिटी की, तो कैसा बेसिसिटी होता है इसका? तो ये होता है डाई बेसिक एसिड। व्हाई? क्योंकि इट कैन रिलीज 2 H प्लस आयन। क्लियर है? मोनोबेसिक किसे कहते हैं? जो एक ही H प्लस आयन रिलीज करे। फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही H प्लस आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसीलिए ये हो जाता है मोनोबेसिक एसिड। बट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड। ये आपने एसिड बेस में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं। अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, मींस ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, मींस इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मींस जो आयंस में टूट जाए, और आयंस के मूवमेंट से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, it will act as a strong electrolyte. आपने ये पढ़ा भी है इलेक्ट्रोलिसिस वाले चैप्टर में, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट हो, ठीक है। अब बात करें कॉन्सेंट्रेटेड, तो इट एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट, अब देखिए एसिड है तो डाइल्यूट है, यानी कि एसिड वाला सारा प्रॉपर्टी शो करेगा। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये अपना ऑक्सीजन
किसी और को इजिली दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो हमें मिलता है नेसेंट ऑक्सीजन और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये इसका रिएक्शन अगर हम किसी मेटल, नॉन मेटल्स या किसी के साथ भी करेंगे तो ये अपना ऑक्सीजन उसे दे देता है, मींस ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आयंस में टूट जाता है H+ और जो निगेटिव वाला पार्ट है उसमें टूट जाएगा। तो इट डज नॉट एक्ट एज अ, मींस यहाँ पे क्रॉस लिख दीजिए, यानी कि इट डज नॉट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट। ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारे रिएक्शन में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट, लेकिन ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में से केमिकली बॉन्डेड वाटर को भी हटा देता है। मॉइस्चर को तो हटाएगा, तो उस टाइम ये एक्ट करता है एज अ ड्राइंग एजेंट। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल में से वाटर को निकालना है, अगर उससे वाटर को निकाल रहा है, तब उस टाइम उसे हम कहेंगे कि concentrated sulfuric acid is acting as a dehydrating agent. तो it act as a dehydrating and as well as drying agent. लेकिन डाइल्यूट एसिड डिहाइड्रेटिंग या ड्राइंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो पानी तो ऑलरेडी है। क्लियर है? नेक्स्ट है ये, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो वो एक्ट करता है एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, मींस वो वेपर में इजिली कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल नेचर शो करेगा कब? जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, लेकिन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल एसिड नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग डाइल्यूट वाला सारा केमिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड वाला जानेंगे। तो ये आप ऑलरेडी एसिड बेस में पढ़ चुके हैं, बट जल्दी जल्दी यहाँ से भी खत्म करते हैं इसे। तो देखिए, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसी मेटल के साथ, तो आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल हाइड्रोजन के अबव होते हैं, उन सारे मेटल का अगर हम रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, तो क्या होता है, मेटल डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड और बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल जिंक का रिएक्शन H2SO4। अब तक आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो याद हो ही गया होगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दिया है, तो इस वीडियो में मैं इसे स्किप कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, इसको हटा देगा बाहर, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन के मिल जाता है और बनेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी बेस के साथ करा रहे हैं, मींस मेटल का ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। तो कोई भी रिएक्शन हो, जैसे किप्रिक ऑक्साइड प्लस H2SO4, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, तो क्या बनेगा, यहाँ पर होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, कॉपर सल्फेट बनेगा CuSO4 प्लस H2, तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म किया। और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, लेट्स सपोज सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस H2SO4। ये बहुत कोरोसिव रिएक्शन होगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। नेक्स्ट, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं किसी भी मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ, तो 3 प्रोडक्ट मिलता है। क्या क्या? एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर वेपर रिलीज होगा। क्लियर है? तो ले लेते हैं कोई भी मेटल का कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, और इसका रिएक्शन हमें कराना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ।
H2SO4 के बगल में आपको डाइल्यूट लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो देखिए यहाँ पर बनता है, देखिए आपको करना क्या है, आपको प्लस माइनस करना है सिंपली। मेटल है तो प्लस होगा, कार्बोनेट माइनस, प्लस माइनस, तो जिंक सल्फेट बनेगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ZnSO4 बना, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्लस और इसका माइनस, यानी कि H2CO3, और ये कैसा एसिड है, ये वीक एसिड है, ये कार्बनिक एसिड है, और वीक एसिड डिसोसिएट कर जाता है, टूट जाएगा किसमें, H2O एंड CO2 में, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है इसलिए ऐसे टूट जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सोडियम सल्फेट, H2O एंड CO2, ठीक है, Na2SO4 फॉर्मूला सही लिखना है आपको, प्लस CO2 प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है और इसका कोई भी इफेक्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ शो नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम किसी मेटल के सल्फाइड या मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड लेंगे तब क्या होगा, तब CO2 की जगह SO2 गैस रिलीज होगा, ठीक है, बाकी सब चीज सेम होगा। और SO2 भी लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, इसका बर्निंग सल्फर का स्मेल होता है। मेटल सल्फाइड लेना है, MgSO3 या फिर MgHSO3, इसका हो जाएगा फॉर्मूला होल 2, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। क्या बनेगा, तो Mg प्लस सल्फेट माइनस, यानी कि MgSO4 फिर से कार्बन सल्फाइड हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और ये अनस्टेबल होता है तो ये टूट जाएगा H2O एंड SO2 में, MgSO4 प्लस H2O एंड SO2, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2O प्लस SO2, और सल्फर का टेस्ट मैंने आपको बताया है, ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, बर्निंग सल्फर का टेस्ट होता है इसका, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल सल्फाइड IDE, सल्फाइड मींस यहाँ पर सल्फर का वैलेंसी कितना है, -2 है, ठीक है। हाइड्रोजन मेटल, किसी मेटल के सल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मिलता है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसका कैसा ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर होता है रॉटन एग की तरह इसका स्मेल होता है, ठीक है। इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम में आपको बोल देगा कि रिएक्टेंट दे दिया जाए, कंप्लीट द इक्वेशन, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको सब चीज ध्यान में रखना है। मेटल सल्फाइड, लेट सपोज जिंक सल्फाइड लेते हैं, दोनों का वैलेंसी 2 है, तो ये हो गया प्लस H2SO4, डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोजन सॉरी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तब ये कौन कौन सा बिहेवियर शो करता है, तो सबसे पहला इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सेकेंड इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट, और लास्ट है एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, क्लियर है। तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में जानते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड act as a strong oxidizing agent, मीन्स ये ऑक्सीजन दे देता है किसी और मेटल या नॉन मेटल को। तो आपके सिलेबस में क्या है, किसका ऑक्सीडेशन आपको कराना है, तो सिर्फ 2 नॉन मेटल का, सबसे पहला कार्बन का और दूसरा सल्फर का, बस इसके अलावा और किसी मेटल का नहीं आएगा या किसी और नॉन मेटल का नहीं आएगा, आपके सिलेबस में नहीं है, बस इन दोनों का ही जानना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का
रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो कार्बन को ये क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देगा, और यहाँ पर सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा CO2 प्लस हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O बनेगा, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, अब इस सारी इक्वेशन को आपको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब बात करें सल्फर की, तो सल्फर तो है यहाँ पे, बनेगा SO2 प्लस H2O। ठीक है, इक्वेशन आप बैलेंस कर लेंगे। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ, बैलेंसिंग में आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को आपको बनाना है इवन। ठीक है, ये इवन है, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे ऑड है 2। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कार्बन बैलेंस्ड है, सल्फर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो सल्फर को बैलेंस कर दीजिए। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब बचा ऑक्सीजन। 2 4 जा 8 है यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पे भी 8 हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को इवन करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन हो गया 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर कितना हो गया, 1 और 2, 3 हो गया, 3। अब लास्ट में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है टोटल, यहाँ पर 3 2 जा 6 प्लस 2 8 है, इक्वेशन बैलेंस्ड। तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और सल्फर का ऑक्सीडेशन आपको कराना है। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, इसका डिहाइड्रेटिंग नेचर आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वो भी आपको डिहाइड्रेशन आपको 2 ही चीज का कराना है। सबसे पहला आपको कराना है शुगर का। ठीक है, शुगर क्रिस्टल का आपको कराना है डिहाइड्रेशन, मींस इसमें जो भी मॉइस्चर है उसको हटाना है, मींस केमिकली बॉन्डेड जो वाटर है उसको हटाना है। मॉइस्चर को हटाना मींस उस टाइम सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट करेगा एज अ ड्राइंग एजेंट, लेकिन आपको शो करना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मींस शुगर में जो भी केमिकली बॉन्डेड वाटर है उसको हटाना है। ठीक है, पहला शुगर का और दूसरा है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, तो इस क्या होता है ना कि अगर हम लोग शुगर का क्रिस्टल लेंगे, ठीक है, एक बॉल में, और इसमें अगर हम लोग पास करें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है ना, आपको ब्लैक कलर का स्पॉन्ज नजर आएगा इसमें। ठीक है, किसका नजर आता है, ब्लैक कलर का स्पॉन्ज नजर आएगा कार्बन का। ठीक है, और इसके साथ साथ मॉइस्चर जो भी वाटर, जो केमिकली बॉन्डेड जो वाटर है उसको हटाया, उसका वाटर वेपर बन के वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, एंड H2O गेट रिलीज्ड। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन आप लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, शुगर हो या ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, C6H12O6। ठीक है, शुगर का क्या होता है, C12H22O11। ठीक है, ये क्रिस्टल लिया, इसमें हमने ऐड किया H2SO4, और वो भी कैसा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेना है। तो क्या होगा, H2O, यहाँ पे कितने वाटर है, 11 वाटर है। ठीक है, तो यहाँ से 11 H2O बाहर चला जाएगा। क्लियर है, और कार्बन कितना, 12 कार्बन यहाँ पे आपको मिलेगा, 12 कार्बन का मास मिलेगा अगर एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो। और ये ब्लैक कलर का स्पॉन्ज आपको नजर आ रहा है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, और जो वाटर वेपर है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, इसका हमें डिहाइड्रेशन कराना है। तो फिर से आपको पता है ये क्रिस्टल होता है कौन से कलर का, ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, CuSO4.5H2O। इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड,
तो अगेन इसमें केमिकली बॉन्डेड जो वाटर है इसको ये हटा देता है और सिर्फ कॉपर सल्फेट बचता है CuSO4, और ये डर्टी वाइट कलर का होता है, मतलब जो क्रिस्टल है वो चेंज हो जाएगा डर्टी वाइट में और मॉइस्चर रिलीज हो जाएगा। कितना मॉइस्चर? तो 5H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये था सेकेंड प्रॉपर्टी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसमें ये एक्ट करता है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मींस केमिकली बॉन्डेड वाटर को हटा देना। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड मैंने क्या बताया? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट एक्ट एज अ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और इसी वजह से इसे बहुत सारे एसिड बनाने में भी यूज किया जाता है। कौन कौन सा एसिड तो आपने पढ़ा है, जैसे अगर हम लोग HCl कोई भी अगर HCl अगर मान लीजिए आपको बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको HCl बनाना है या फिर नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो हम लोग क्या लेते हैं? क्लोराइड का सॉल्ट लेते हैं, जैसे NaCl या KCl लेंगे, NaCl लेते हैं, और इसमें हम लोग एसिड यूज करते हैं। कौन सा एसिड? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लेते हैं। तो क्या होता है यहाँ से HCl, ये क्योंकि हम लोग यहाँ पे जब टेम्परेचर रखते हैं लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब एक ही H प्लस आयन रिलीज होता है, यानी कि सोडियम एक ही H को रिलीज करता है और बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO4। ठीक है, अब मान लीजिए आपको नाइट्रिक एसिड बनाना है, तो नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग नाइट्रेट का एक सॉल्ट लेंगे, जैसे NaNO3 ले लेंगे, और इसका रिएक्शन कराएंगे अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। तो क्या बनेगा? यहाँ पे अगेन एक ही H प्लस को रिलीज करेगा जब हम लोग टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे, तो बनेगा नाइट्रिक एसिड तो बनेगा ही, और साथ ही साथ NaHSO4। क्लियर है? प्लस माइनस इस तरह से कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट HNO3। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रिएक्टेंट दिया हुआ तो प्रोडक्ट आप आसानी से लिख लेंगे, बस अगर दो रिएक्टेंट है तो प्लस माइनस करके लिखिएगा, प्रोडक्ट इजी होगा आपके लिए लिखना। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, तो देखिए हमने सारा टॉपिक कवर कर लिया है जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्या क्या डिस्कस किए हैं एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने जाना कि हम लोग कैसे इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, और इसके लिए हमने 5 स्टेप्स जाना। सबसे पहला स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे प्रिपेयर करते हैं? या तो आयरन पायराइड से या फिर सल्फर का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कराते हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है? प्यूरिफिकेशन कराते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज होते हैं। थर्ड स्टेप होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, से हम बनाते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंडीशंस थे। क्या क्या कंडीशंस? टेम्परेचर का, प्रेशर का, और ऑक्सीजन एक्सेस में सप्लाई करना है, और साथ साथ कैटलिस्ट जो कि है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, फिर फोर्थ स्टेप हमने जाना था कि हम एब्जॉर्प्शन कराते हैं SO3 का, किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, तो बनता है ओलियम, और इसका जब डाइल्यूशन कराते हैं तो हमें मिल जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है? अब नेक्स्ट, इट्स बिहेवियर एज एन एसिड व्हेन डाइल्यूट। ठीक है, जब डाइल्यूट होता है तो उसका रिएक्शन हमने जान लिया, मेटल के साथ हाइड्रोजन बनाता है, मेटल ऑक्साइड बेस के साथ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ भी जान लिया, मेटल सल्फाइड के बारे में भी जाना, और सल्फाइड से सारे रिएक्शन देख लिए हैं। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका? कार्बन एंड सल्फर का। ठीक है, कार्बन एंड सल्फर का ही ऑक्सीडेशन आपसे पूछा जाएगा। H2SO4 लिख देगा, या राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन कार्बन एंड सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको पूरा इक्वेशन लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब केमिकली बॉन्डेड वाटर को हटाना है। किसका किसका? डिहाइड्रेशन आपको कराना है शुगर का, शुगर क्रिस्टल का। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है C12H22O11। उसके बाद कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का, तो इसमें ब्लू कलर का जो क्रिस्टल होता है वो डर्टी व्हाइट में चेंज हो जाता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मींस मॉइस्चर रिलीज हो जाता है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है नॉन वॉलेटाइल नेचर, मीन्स नॉन वॉलेटाइल होता है एसिड, मीन्स ये जल्दी वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, इसको हीट देने से भी, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमें प्रिपेयर करना हो कोई भी वॉलेटाइल एसिड, तब हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल नेचर शो करता है। क्लियर है? तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का क्लास बच्चों यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कम टाइम में मैंने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। एक नोट्स भी आप बना लें ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे इस चैप्टर को खत्म करने में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिठा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो रिविजन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।